सुबह 7 बजे से ये महाकवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां पर मतदान जारी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहली, फिर बिहार में और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज कई अहम जगहों पर चुनाव है। वाराणसी में खासतौर से जिस पर सारे देश की नजर है कि काशी का किंग कौन होगा, जहां से खुद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ जहां से खुद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। यहां पर भी वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि सुबह 9 बजे तक 21% मतदान बंगाल में हो चुका है। उसके बाद 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 12% मतदान रिकॉर्ड किया गया है और बिहार में 11% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। आजमगढ़ की हम बात कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। स्मिता मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। स्मिता, बनारस के साथ साथ दूसरी नजर आजमगढ़ पर भी थी, क्योंकि मोदी की काट के तौर पर आजमगढ़ में खुद उतरे मुलायम सिंह मैनपुरी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ताकि वो एक अच्छा उनका इम्पैक्ट रह सके। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वहां पे उनको कड़ी टक्कर मिल रही है दूसरे दलों से, खासतौर से बीएसपी से। पहली बात तो ये कि मुलायम को आजमगढ़ में बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है और प्रचार में उनके पसीने छूट गए थे। और ये मैं केवल शाब्दिक रूप से नहीं कह रही हूँ, राजनीतिक तौर पे भी कह रही हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी या उनकी पार्टी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जो सिटिंग एमपी भी हैं, वो मजबूत कद्दावर नेता हैं उस इलाके के, और धीरे धीरे उन्होंने उस क्षेत्र में अपना वोट बैंक काफी मजबूत किया है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस समय जो बड़े नेता हैं जिन पर चुनाव में नजर होती है, उनमें अगर कोई 2 नेता हैं जो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो सपा के अध्यक्ष हैं। अब सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के कई इलाकों में हिंसा हुई, तो ऐसा लगा कि खास तौर से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार और समाजवादी पार्टी से जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें एक निराशा की भावना थी कि हमने हमेशा इनको सपोर्ट किया, लेकिन जब चुनौती का वक्त आया तो इनकी पुलिस और इनकी सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर पाई। तो वो नाराजगी का पुट था। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो विकास और हिंदुत्व का एक बड़ा और एक पिछड़े वर्ग का एक ओबीसी कार्ड, ये तीनों कार्ड लेकर नरेंद्र मोदी बनारस में उतर गए थे और पूरे पूर्वांचल को साधने की रणनीति बीजेपी की थी। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी को एक तरफ तो उसकी काट तैयार करनी थी। जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को चुनौती देने के लिए एक जो रिवर्स पोलराइजेशन होगी, उसको दिखाने के लिए कि अगर मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो सपा ही है और सपा के नेता मुलायम सिंह यादव हैं। ये भी मुद्दा रहा। इसीलिए मैनपुरी तो उनकी सीट है ही, लेकिन उनको आजमगढ़ को पकड़ना पड़ा, जहां पर उनको कड़ी ताकि जो कोशिश नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं, जो कोशिश नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं, उसकी विपरीत कोशिश जो है वो उधर हो पाए। अब फर्ज कीजिए समाजवादी पार्टी में मांग उठ रही थी कि प्रतीक यादव को आजमगढ़ से खड़ा किया जाए। इस माहौल में अगर प्रतीक यादव आजमगढ़ से खड़े होते तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रतीक के लिए मुमकिन हो पाता? ये भी कहा जा रहा था कि अगर मुलायम जी जाते तो सीट प्रतीक के लिए छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, तो अब वो हो सकता है क्योंकि बाई इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन में वो माहौल नहीं रह जाता जो कि एक जनरल इलेक्शन में होता है, तो वो अपनी सीट को प्रतीक के लिए बचा सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर अभी चुनाव अभी तो निश्चित था कि प्रतीक हार जाते। बिल्कुल, मुलायम के लिए, क्योंकि खुद उनके लिए और उम्मीदवार भी होता तो अभी एक तस्वीर आई है, ये कुशीनगर से आई है, जहां पर खुद आरपीएन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह अपना वोट डालने पहुंचे। इनका संसदीय क्षेत्र है पडरौना और ये अपना वोट डालने कुशीनगर में ये लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं आम लोगों की तरह, आम मतदाताओं की तरह इन्होंने लाइन में लगकर अपना वोट डाला। यहीं से उम्मीदवार हैंगे और अपना वोट डालने पहुंचे हैं सुबह सुबह। देखिए, प्रजातंत्र के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है
मैंने भी अपना वोट आज मत प्रयोग किया है और मैं समझ सकता हूं आज की तारीख पर जितने लोग हैं, जो भी मतदाता हैं, उनको अपना मत प्रयोग करना चाहिए। सफल प्रजातंत्र के लिए सारे लोगों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। उसी से एक सशक्त और एक अच्छे लोग राजनीति में सफल आ सकते। तक आप लाइन में खड़े हुए, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, असल लाइन में खड़े होने की आदत है स्कूल से, तो आज भी मत डालने गया था तो लाइन में खड़ा हुआ तो अच्छा लगा। कोई ऐसी बात तो है नहीं, सब लोग खड़े थे तो मैं भी खड़ा था। चुनाव का अंतिम चरण खत्म हो चुका, कितना लग रहा है, कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? साहब, मैं कोई सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ कि बता दूं कि कितनी सीटें आएंगी, पर 2004 में भी जो आप लोगों ने बताया था, पत्रकारों ने, टेलीविजन चैनलों से, उससे बेहतर हमने सीटें जीते थी। 2009 में भी आपने हमें बहुत खराब बताया था, उसमें भी जीती थी। 2014 में भी आपकी प्रेडिक्शंस गलत होके आएंगी। तो कांग्रेस अभी भी उम्मीद बांधे हुए है। उनका ये मानना है कि सारी प्रेडिक्शंस जो भी लहर की बात है सब गलत साबित हो जाएगी और यूपी 3 की उम्मीद अभी भी कांग्रेस को। हमारे साथ खास मेहमान जो रश्मिकांत जी, ये कॉन्फिडेंस आपका, अब इसका आधार बताइए। देखिए, मैं आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर इस वक्त चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये आखिरी फेज है। मैं दीपक जी से कुछ हद तक सहमत हूं कि पहले 1-2 फेज में भाजपा के हक में कुछ थोड़ी बहुत लहर दिखती थी, लेकिन उसके बाद वो गिरती ही गई और जो 8वां फेज और 9वां फेज था वो तो बहुत ही बुरा रहा। 9वां फेज तो चल रहा है खैर, और 8वां फेज तो बहुत ही बुरा रहा उनके लिए। और मैं ये मानता हूं कि इसका फायदा कांग्रेस को भी मिला है और इसका फायदा जो मिला है ये स्थानीय पार्टियों को भी मिला है जो राज्यों की पार्टियां हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह जी ने बोला कि 2004-2009 के अंदर ये सर्वेज जो निकले थे ये बिल्कुल गलत निकले थे। ये एक चुनाव नहीं है, ये आज के दिन में चुनाव जो है ये एक बहुत पर्सनलाइज चुनाव हो गया है। जो वोटर है वो ये देखना चाहता है कि ये एमपी मेरे लिए क्या करेगा। तो ये एक चुनाव नहीं है, 543 चुनाव हैं कि वो सामने देख रहे हैं कि चलिए मोदी तो बोल गए, मोदी चले जाएंगे, मोदी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को रोज अपने एमपी से मिलना है, अपने सांसद से मिलना है, जिससे काउंसिलर का काम भी कराना है, कॉर्पोरेटर का काम भी कराना है। तो मेरी सड़क कौन ठीक कराएगा, मेरा तबादला कौन कराएगा, मेरे बच्चे की एडमिशन कौन कराएगा, मेरे यहाँ अस्पताल कौन खोलेगा, मेरे यहाँ स्कूल कौन खोलेगा। आज सांसद से ये उम्मीद की जा रही है। आपको लगता है कि ये काम कांग्रेस के सांसद ही कर सकते हैं? हमारे साथ आरती मेहरा बीजेपी की मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी लहर नहीं है, ये 543 चुनाव है। दूसरी चीज है कि एक तरफ बाकी पार्टियों ने चुनाव की तरह ये चुनाव लड़ा और एक तरफ मोदी ने ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन की तरह चुनाव लड़ा। तो 2 तरीके से चुनाव लड़े गए हैं कि एक ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ा गया है और एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की तरह से बोला गया है। जब जिस तरह से किसी ने बोला पहले कि हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में, हर अखबार में, हर बिल बोर्ड में, हर बस शेल्टर पे मोदी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान मोदी। राहुल गांधी भी दिखते थे। राहुल गांधी कम दिखते थे। 5 बिल बोर्ड्स पे हमने भी एडवर्टाइजिंग पे कांग्रेस ने 5% खर्चा किया जो बीजेपी ने किया है, उसका 5% खर्चा किया है। दूसरी चीज, ये मोदी जी बहुत एक डेंजरस खेल खेल रहे हैं। आप देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो लाना चाहते हैं, जब इराक और अफगानिस्तान पर जॉर्ज बुश ने अटैक किया तो पूरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का वो फैसला था, लेकिन जब गुस्सा लोगों को आया तो जॉर्ज बुश पे आया, पूरी कैबिनेट पे नहीं आया, जॉर्ज बुश पे आया। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद दोबारा भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मैंडेट मिला था वहां पर अमेरिका में, वो उसके बाद का चुनाव भी जीत कर आए थे। लेकिन सबसे लो रेटिंग पे मिला था। आरती कुछ कहना चाह रही हैं? आरती, आप इन बातों से सहमत हैं जो अभी हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता रश्मिकांत है उन्होंने रखी, कि अब ये आखिरी 2 चरणों में लहर का असर कम हो गया है? मैं कह रहा हूं पहले 2 चरणों के बाद ही हो गया कम। शीतल जी, आज जो पूरा चुनाव है, जो 2 महीने में पूरी हवा बनी है, और मैं नहीं मानती कि लास्ट के चरणों में वो कहीं कम हुई है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के पक्ष में बनी है। और पूरा विरोध जनता का करप्शन के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ और इनकी नाकामियां, क्योंकि हर मुद्दे पे विफल हुए के कारण लोग कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। और ये पूरे चुनाव में ये पास्ट में रहे, ये पास्ट में भूतकाल में रहे, और हमने हमेशा भविष्य का आईना दिखाया
नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने स्थिर सरकार की बात की और नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस की। और सिर्फ बात नहीं की, वो व्यक्ति अपने पीछे 15 साल का एक, जिसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उन्होंने जो करके दिखाया उस मॉडल को लेके आए। उन्होंने शुरू में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ विकास की और गुड गवर्नेंस की बात की, युवाओं के रोजगार की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, किसानों के कल्याण की बात की और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की बात की। लेकिन इन लोगों ने बार बार घसीटा सांप्रदायिक है 2000 के दंगे, 2002 के, और उसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसी महान हमारी जुडिशरी सिस्टम पे भी इनका भरोसा नहीं है। लगातार इन्होंने सांप्रदायिक का जहां से क्लीन चिट मिली उसके बावजूद, जबकि अगर आप देखें कांग्रेस की सरकार में जितने समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लगभग 33,000 दंगे हुए। आप उत्तर प्रदेश की अकेले की बात करें तो 26 बड़े दंगे एक साल में हुए मुलायम के टाइम पे और 60 से 70 ये सांप्रदायिक तनाव हुए। लेकिन ये अभी जैसे कह रहे थे कि वो बाहर के हैं, वोटर आज जानना चाहता है कि वो अपने नली गाली के लिए और बच्चे के एडमिशन के लिए कहाँ जाएगा। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत सम्मान से बताना चाहती हूँ, वो वहीं जाएगा जैसे वो सोनिया गांधी जी के पास आता है, जैसे वो राहुल गांधी जी के पास आता है। आज अगर आप आडवाणी जी का ग्राफ देखें, आडवाणी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम किया है और जो भारत सरकार के मानक बताते हैं उसमें उनकी काम करने का जो है उसमें कुछ परसेंटेज 10 में से तय किए गए। चलिए आप ये बहस आगे आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमें एक ब्रेक पर भी जाना है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ये बहस हमारी जारी रहेगी, खास पेशकश हमारी जारी रहेगी और हम अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मतदान चल रहा है वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे संवाददाता सब जुटे हुए हैं मैदान में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया।